गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज़ RS सर एंड वेलकम बैक टू RSC साइंस क्लासेस वंस अगेन। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल RSC साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, सेना भर्ती में इस तरह के विज्ञान के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, टुडे आई विल टॉक इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन ओपन आर्मी रैली भर्ती रिटन एग्जाम। सो प्लीज केयरफुली लिसन। इस सेशन से आप ये आंकलन कर सकते हैं कि इतने लेवल तक के क्वेश्चन में साइंस में पढ़कर मैं मेरा आर्मी में जवान बनने का सपना साकार कर सकता हूं। तो दोस्तों जुड़े रहे सेशन के अंत तक। निश्चित तौर से आप लोग ये आंकलन कर पाएंगे कि इस तरह के सवाल पढ़कर मैं सेना में निश्चित तौर से सिलेक्शन दे सकता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हम इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप जल्दी सी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आवर्ती इकाई है, आवर्ती की एक इकाई है। पहला ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं डेसिबल, तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं न्यूटन पर मीटर और लास्ट वन ऑप्शन देख पा रहे हैं नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोगों को ये मालूम होगा कि हर्ट्ज साइंटिस्ट ने आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, इसलिए आवर्ती की इकाई या मात्रक जो रखा गया वो हर्ट्ज रखा गया। दोस्तों इसको हम डिनोट या रिप्रेजेंट जो करते हैं वो HB से करते हैं और HB जो होता है वो आवर्ती का मात्रक होता है। कंपन पर सेकंड भी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी का ही मात्रक होता है। और डेसिबल की हम बात करें तो डेसिबल जो होता है वो होता है ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी की इकाई या मापक इकाई या यूनिट होती है। नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं वो न्यूटन अपॉन मीटर है, जो आप लोगों को पता होगा परस तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की इकाई होती है। तो दोस्तों इसमें फाइनली जो जवाब जाएगा इसमें वो जाएगा हर्ट्ज। तो हर्ट्ज आवर्ती की मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जल्दी सी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर करें। देखें पहला ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन है नोबेल गैस की खोज किसने करी थी, यानी नोबेल गैसों के खोजकर्ता किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हैं रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं क्यूरी, थर्ड वन ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हैं गोल्डस्टीन और लास्ट वन ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हैं रेमजे। तो क्या सही जवाब होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखें रदरफोर्ड का संबंध आप लोगों को पता होगा कि रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक की खोज करी थी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के नाम या शब्द दिया था। क्यूरी ने, आप लोगों को पता है क्यूरी साइंटिस्ट जो है वो रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता से संबंधित है और गोल्डस्टीन का संबंध वो प्रोटॉन से है। इसमें लास्ट वन ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, वो है विलियम रेमजे, यानी रेमजे साइंटिस्ट ने नोबेल गैसों की खोज की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर वो है डेंगू ज्वर, यानी डेंगू बुखार फैलता है वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण और कवक के कारण। तो आप लोगों का क्या जवाब होगा, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें। वायरस जनित बीमारी होती है, इसका फाइनली जो जवाब जाएगा वो होगा वायरस, यानी डेंगू बुखार का कारण वायरस होता है और ये वायरस फैलाने का काम जो करता है वो एक मच्छर करता है, जिसको मादा एडीज एनाप्टाई मच्छर के नाम से जाना जाता है, जो मादा मच्छर है। आप सब लोगों को पता होगा जीवाणु के कारण हमारे यहाँ टाइफाइड बुखार होता है और प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया बुखार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आप लोगों का क्या जवाब है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखें इसमें आप लोगों का फाइनली जवाब सही जाएगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आता है तब तक पानी उबलने लग जाता है। नेक्स्ट जो 5 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल और इनमें से कोई नहीं। तो
तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका अणुसूत्र होता है CH2O, यानी कि जिसमें कार्बन यानी C जुड़ा हुआ है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट तो कार्बनिक पदार्थ है। दूसरा प्रोटीन भी आप लोगों को मालूम होगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। तो कार्बन तो प्रोटीन में भी है, तो ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है। जल आप लोग जानते हैं, जल होता है H2O, यानी इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो जल एक अकार्बनिक भोज्य पदार्थ होगा। तो इसमें फाइनली जवाब जाएगा दोस्तों जल, यानी अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है। तो आप लोगों का आंसर होगा जल, H2O। नेक्स्ट 6 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं आप लोग। आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ होता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और नेक्स्ट ऑप्शन है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा आप जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें। देखो इसमें फाइनली आंसर जो जाएगा वो होगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसको जलाने पर CO2 निकलता है, CO2 निकलता है। तो आप सब लोगों को पता होगा CO2 गैस का यूज़ आप अग्निशमक यंत्रों में करते हैं और CO2 गैस आग को बुझाती है। तो H2SO4 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज करते हैं अग्निशमक यंत्रों में या आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो इसमें फाइनली आंसर जो आपका जाएगा वो C ऑप्शन होगा, NaHCO3 विलयन इसमें होता है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जो है, प्रकाश वर्ष एक इकाई है दाब की, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रकाश की, दूरी की और प्रतिरोध की। तो जल्दी सी आंसर करें कमेंट बॉक्स में आप लोग। दाब की इकाई आप लोगों को पता है, प्रकाश वर्ष नहीं होती है, दाब की इकाई होती है पास्कल, और भी इकाइयाँ होती है दाब की। दूसरा आप लोगों को पता है प्रकाश की इकाई, प्रकाश की कोई इकाई नहीं होती है, प्रकाश एक मात्रकहीन राशि होता है, प्रकाश मात्रकहीन राशि है। दूरी का मात्रक हो जाएगा प्रकाश वर्ष, इसमें सही ऑप्शन चला जाएगा आपका दूरी। और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है दोस्तों? ओम होती है। और विशेष प्रतिरोध की इकाई होती है ओम गुणा मीटर। तो इसमें आपका फाइनली सही जवाब जाएगा दूरी, यानी प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई होती है। पारसेक पूछा जाए तो पारसेक भी आप लोग ध्यान रखना, पारसेक होता है वो भी एक दूरी का ही इकाई होती है। नेक्स्ट सवाल आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मानव शरीर में न्यूरॉन्स का कार्य होता है दाब को नियंत्रित करना, ताप को नियंत्रित करना, थर्ड वन ऑप्शन देख पा रहे सूचना का प्रसारण करना, और लास्ट वन ऑप्शन देख पा रहे सत्य कथन, सभी कथन सत्य है, यानी ऑल द अबव, ऑल स्टेटमेंट इज राइट। सो आप लोगों का इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा सूचनाओं का प्रसारण करना। मानव शरीर में न्यूरॉन्स होती है वो सूचनाओं का प्रसारण करती है। नेक्स्ट जो सवाल आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं दोस्तों, मार्स गैस का मुख्य भाग क्या है? CH4 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है CO, और नेक्स्ट ऑप्शन है H2O2, और लास्ट वन ऑप्शन है CO2 यानी CH4 इसका एकदम सही जवाब चला जाएगा मीथेन, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, और लास्ट वन ऑप्शन देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब जाएगा CH4 को ही मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पितरस का पीएच मान क्या होता है? पितरस का पीएच मान दोस्तों होता है वो 7.7 होता है। पितरस का 7.7 पीएच मान होता है, और इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। पितरस की प्रकृति क्षारीय होती है। पितरस भोजन को क्षारीय प्रकृति देता है। नेक्स्ट लाइन जो आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन लाइन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की एक घटना है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना को बता रहा है? तो अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण है तारों का टिमटिमाना? तो आप लोगों का ध्यान रखना, जहाँ भ्रम है वहाँ धोखा है, जहाँ धोखा है
वहाँ अपवर्तन है। तो अपवर्तन तारों का टिमटिमाना प्रकाश की घटना का तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना है। तो इसमें आपका फाइनली जवाब जाएगा दोस्तों अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरबीसी की अधिकता से होता है एनीमिया यानी खून की कमी, ल्यूकेमिया यानी डब्ल्यूबीसी की अधिकता, एक ब्लड कैंसर होता है पॉलीसाइथेमिया, पॉली का मतलब होता है अधिक, साइथेमिया यानी खून की अधिकता या लोहमयता भी आप बोल सकते हो। जब हमारे शरीर में आरबीसी की अधिकता हो जाए, जब हमारे शरीर में आरबीसी की अधिकता हो जाए तो इस चीज़ को आप लोग पॉलीसाइथेमिया कहेंगे। जब हमारे शरीर में यूरिया की अधिकता हो जाए तो आप इसको यूरेमिया कहेंगे। नेक्स्ट लाइन आप लोग ध्यान रखना कि इस सवाल का जो जवाब होगा फाइनली आंसर पॉलीसाइथेमिया होगा। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया हो जाता है और आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब चला जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट आप लोग जो सवाल पढ़ पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर वो है गैलीलियो नियम है गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सविक संरक्षण का नियम। तो आप लोगों का क्या आंसर है ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गैलीलियो नियम को हम गति का प्रथम नियम कहते हैं या द्वितीय नियम कहते हैं या तृतीय नियम को गैलीलियो नियम कहते हैं या सविक संरक्षण के नियम को कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर करें। गति के प्रथम नियम को हम गैलीलियो नियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखना इस नियम को ही जड़त्व नियम भी कहा जाता है। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो गति के प्रथम नियम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का जवाब क्वेश्चन जो है वो है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। mgh तो आप लोगों को पता है स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है और ये mgh होता है। mc² ये गलत आंसर हो जाएगा, दोनों ए व बी दोनों, ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज होगा इसमें सही आंसर आप लोगों का, क्योंकि आप सब लोगों को पता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। तो हमेशा आप लोग इस चीज़ ध्यान रखना गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो इसमें आपका फाइनली जो आंसर जाएगा दोस्तों वो नन ऑफ दीज जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।